वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम पीबी शैली की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है लव्स फ़िलॉसफ़ी यानी मोहब्बत का फ़लसफ़ा। ये पोइम 1819 में पब्लिश हुई जो कि 2 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 2 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। ये एक रोमांटिक पोइम है जिसमें सिडक्टिव आर्गूमेंट दिया गया है, यानी पोइट अपनी बिलव्ड को सिड्यूस करना चाहता है तो वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की एग्जांपल्स कोट करके उसे इंस्टिगेट करता है, अर्ज करता है। जैसा कि पोइट अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है, द फाउंटेन्स मिंगल विद द रिवर, यानी पानी के चश्मे दरिया के पानी के साथ मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड द रिवर्स विद द ओशन, और जो दरिया है वो समुंदर के साथ मिल रहे हैं। द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर, और आसमान की हवाएं हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। विद अ स्वीट इमोशन, एक खुशनुमा जज्बे के तहत तमाम हवाएं आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ सिंगल, इस दुनिया में कोई भी चीज़ तन्हा नहीं है। ऑल थिंग्स बाय अ लॉ डिवाइन, तमाम चीज़ें एक कानून फितरत के तहत इन वन अनदर्स बीइंग मिंगल, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। यानी तमाम दुनियावी चीज़ें एक कानून कुदरत के तहत आपस में मिल रही हैं। वाई नॉट आई विद दाइन, तो मैं तुमसे क्यों नहीं मिल रहा, मैं तुमसे क्यों दूर हूँ। सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन, देखो कि किस तरह से बुलंदो बाला पहाड़ आसमान को चूम रहे हैं। एंड द वेव्स क्लास्प वन अनदर, और लहरें एक दूसरे को गले लगा रही हैं, एक दूसरे को जकड़ रही हैं। नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन, किसी भी फूल को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इफ़ इट डिस्डेन्ड इट्स ब्रदर, अगर उसने अपने भाई फूल के साथ नफ़रत का इजहार किया तो उसे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी फूलों में और पौधों में भी रिलेशंस कायम है, जो उन रिलेशन को तोड़ने की कोशिश करता है उसको सज़ा मिलती है। एंड द सनलाइट क्लास्प द अर्थ, और सूरज की रोशनी ज़मीन को अपने घेरे में लिए हुए है। एंड द मून बीम किस द सी, चाँद की किरणें समुंदर को बोसा दे रही हैं। व्हाट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ, इस सारे के सारे प्रोसेस की, इन तमाम कामों की क्या अहमियत रह जाती है, क्या वक़्त रह जाती है। इफ़ दाउ किस नॉट मी, अगर तुम मुझे बोसा ना दो, अगर तुम मेरे पास आकर लव मेकिंग ना करो तो फिर इस कानून कुदरत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इस पोइम के दोनों स्टेंजास में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी अल्टरनेट राइम स्कीम है। यानी ए बी सी डी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड फोर्थ के साथ, फिफ्थ और सेवन्थ आपस में, सिक्स्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रिवर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एवर, रिवर एवर। इसी तरह से ओशन इमोशन, इसी तरह से सिंगल मिंगल डिवाइन दाइन। नेक्स्ट स्टेंजा में हैव वन फॉरगिवन अनदर ब्रदर अर्थ वर्थ सी मी। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। इसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है, नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन, किसी भी फूल की बहन को माफ़ी नहीं मिलेगी। कब? वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 12 में बयान करता है, इफ़ इट डिस्डेन्ड इट्स ब्रदर, अगर उसने अपने भाई के लिए हकारत रखी या नफ़रत रखी। इसके अलावा इस पोइम की लाइन नंबर 8 में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वो कहता है वाई नॉट आई विद दाइन। उसके बाद लाइन नंबर 15 और 16 में भी वो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हुए कहता है व्हाट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ,
इफ़ दाउ किस नॉट मी। यानी रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है, लेकिन उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर स्ट्रेस करने के लिए, ज़ोर देने के लिए वो क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर किसी लाइन में पोइट दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मिंगल विद रिवर, लाइन नंबर 3 में विंड्स मिक्स, लाइन नंबर 3 में ऑफ फॉर, लाइन नंबर 12 में इफ़ इट, लाइन नंबर 15 में इज़ दिस, लाइन नंबर 15 में अगेन वर्क वर्थ, लाइन नंबर 16 में इफ़ किस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि इस पोइम की अगर हम लाइन नंबर 9 से लेकर 14 तक को देखें तो इसमें वो कहता है कि पहाड़ आसमान को बोसा दे रहे हैं और समुंदर की लहरों ने आपस में एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, और अगर कोई फूल की बहन उससे नफ़रत करे तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, और सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन को अपने घेरे में लिए हुए हैं, और चाँद की जो किरणें हैं वो समुंदर का बोसा ले रही हैं। यानी इन तमाम ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को उसने पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है सी द माउंटेन किस हाई हेवन, यानी वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है कि इन पहाड़ों को देखो जो कि आसमान को किस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 एंड द से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 7 में मीट मिंगल, ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वाई विद, लाइन नंबर 9 में हाई हेवन, लाइन नंबर 11 में फ्लावर फॉर गिवन, लाइन नंबर 15 में वाट वर्क वर्थ। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में फॉर एवर, इन दोनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में नथिंग इन सिंगल, लाइन नंबर 11 में सिस्टर फ्लावर, लाइन नंबर 15 में व्हाट स्वीट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मिंगल विद रिवर, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में विंड्स मिक्स, लाइन नंबर 3 में ऑफ फॉर, लाइन नंबर 5 में नथिंग इन सिंगल, लाइन नंबर 12 में इफ़ इट, लाइन नंबर 15 में इज़ दिस, लाइन नंबर 15 में अगेन वर्क वर्थ, लाइन नंबर 16 में इफ़ किस। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि फाउंटेन्स, रिवर, ओशन, वर्ल्ड, माउंटेन्स, हेवन, वेव्स, फ्लावर्स, सिस्टर, ब्रदर, सनलाइट, अर्थ, मून बीम्स, सी। इसके अलावा पोइट ने अपनी बिलवड के सामने अपनी सिलेक्टिव आर्गूमेंट को रखने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली की सपोर्ट ली है, यानी बहुत ज़्यादा मबालगा आराई या एग्जैजरेशन से काम लिया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें यूनिवर्सलिटी और डिवाइन लॉ का हमें थीम मिलता है कि किस तरह से एक डिवाइन लॉ यानी एक फितरी कानून के तहत पूरी की पूरी यूनिवर्स आपस में मिंगल्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है। फिर इसके अलावा इसमें पोइट की लव फॉर नेचर भी हमें मिलती है कि किस तरह से वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर से प्यार करता है और उनकी एग्जांपल्स देता है। इसके अलावा इसमें हमें उसकी बिलव्ड के साथ मुलाकात का भी जिक्र मिलता है कि किस तरह से वो अपनी बिलव्ड के साथ मुलाकात की ख्वाहिश करता और इसे प्रूव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देता है। फिर इसमें सेक्स और लव का थीम भी हमें मिलता है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। पीबी शैली की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर पीबी शैली की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।